नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। सत्ता के महासंग्राम में आज हम चर्चा करेंगे बंगाल विधानसभा के कल होने वाले चौथे चरण के चुनाव और प्रधानमंत्री मोदी की वायरल हो रही उस तस्वीर की जिसमें उनके कानों में एक मुस्लिम युवक कुछ कहते हुए नजर आ रहा है। इस तस्वीर को सब लोग अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। चौथे चरण के 44 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और 373 उम्मीदवार मैदान में है। इस चरण में तृणमूल के 7 मंत्री और बीजेपी के एक केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की किस्मत दांव पर है। बाबुल सुप्रियो के अलावा बीजेपी की तरफ से 2 चर्चित चेहरे जो मैदान में हैं उनमें लॉकेट चटर्जी और श्रावंती चटर्जी का नाम प्रमुख है, जो कि वहां की टॉलीवुड की अभिनेत्री है। जबकि टीएमसी की तरफ से रंजीत क्रिकेट के बंगाल का नेतृत्व करने वाले मनोज तिवारी का दांव भी लगा हुआ है। इस चुनाव में हुगली से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये क्या है ममता का एम फैक्टर, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखेंगे। उस रिपोर्ट के बाद जो हम अपने मेहमानों के पास जाएंगे, मेहमान आज हमारे साथ है दयाशंकर सिंह है टीएमसी की तरफ से और सूर्य प्रकाश है बीजेपी की तरफ से, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट के बाद हम दिखाएंगे कि आज बंगाल पे अमित शाह ने क्या कहा और अमित शाह के बाद से एक मानहानि का मुकदमा किया है अभिषेक बनर्जी ने, उस पर क्या रिएक्शन है लोगों का वो देखेंगे। उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होती जा रही है, प्रदेश में अपने राजनीतिक फायदे के लिए टीएमसी का रक्त चरित्र और उजागर होता जा रहा है। चुनाव में पहले भी टीएमसी पर चुनाव को रक्त रंजित करने का आरोप लगता रहा है, लेकिन दीदी की पार्टी है जो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। ताजा हमला गुरुवार की रात केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले पर हुआ। काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, सामान लूटा गया। आरोप है कि पूरी घटना में पुलिस मूक दर्शक बनी रही। दरअसल ये झुंझलाहट है दीदी की, क्योंकि उनका हर तीर बेकार होता जा रहा है। इस चरण में सबकी निगाह मुस्लिम वोटर्स पर है, क्योंकि चौथे चरण में 44 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जहां दक्षिणी 24 परगना, हावड़ा, हुगली, कूच बिहार और अलीपुर द्वार में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 40% के करीब है, तो अलीपुर द्वार में 40% से अधिक और कूच बिहार में यह संख्या 45% के करीब है। उधर हावड़ा, हुगली और दक्षिण 24 परगना जिलों में मुसलमानों में फुरफुरा शरीफ दरगाह का भी अच्छा खासा असर है, लेकिन कूच बिहार और अलीपुर द्वार में ऐसा नहीं है, क्योंकि फुरफुरा शरीफ दरगाह का परिवार बटा हुआ है, लेकिन उनके चाचा और दरगाह के प्रमुख ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, जो चुनाव तो नहीं लड़ रहे लेकिन ममता के साथ हैं। लेकिन आजकल तेजी से वायरल हो रही एक तस्वीर लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है। इस तस्वीर में पीएम मोदी के करीब आकर एक अल्पसंख्यक उनके कान में कुछ कह रहा है। इस फोटो पर ओवैसी की बयानबाजी का जवाब भी भाजपा की तरफ से दिया गया। बीजेपी इस फोटो के जरिए ये संदेश देना चाह रही है कि वो अल्पसंख्यकों से दूर नहीं और न ही उनकी विरोधी है, बल्कि ये विरोध तो दीदी ही पैदा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो बीजेपी नेताओं पर हमले का दौर जारी है और गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले पर भी हमला हुआ। इस हमले के बाद से गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, एक बार उसको सुन लेते हैं। देखिए, मैं आज भवानीपुर जाकर आया हूं। दीदी के कारण ही उनकी पुरानी सीट भी बड़े मार्जिन से तृणमूल कांग्रेस हार रही है। रुद्रनील घोष प्रचंड मार्जिन से भवानीपुर जीतेंगे। देखिए, मैं आज भवानीपुर जाकर आया हूं। चौथा चरण 44 सीट और करीब 40 से 45% मुस्लिम आबादी। क्या होगा चौथे चरण में, मतदान किधर होगा, किस तरीके से होगा और मुस्लिम वोट कितना बटेगा, कितना टीएमसी को मिलेगा, कितना तीसरे मोर्चों को मिलेगा और कितना बीजेपी को मिलेगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। दयाशंकर सिंह टीएमसी से हमारे साथ हैं और सूर्य प्रकाश हमारे साथ बीजेपी से हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत करते हैं और चर्चा की शुरुआत दयाशंकर जी मैं आपसे करूंगा कि 44 से 45% मुस्लिम आबादी है ये चौथे चरण में जहां पे चुनाव हो रहे हैं आज, उसमें 40 से 45% जो है ये आबादी मुस्लिम की है और काफ़ी डिसिसिव है। और मुस्लिम वोट को लेकर के जिस तरीके से पिछले दिनों से लगातार ममता बनर्जी एक के बाद एक बयान दे रही है, चुनाव आयोग नोटिस भेजता है तो कहती है कि चुनाव आयोग के नोटिस कितना भी आए मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। आज भी एक नोटिस उनको गया है और उम्मीद है उसका भी जवाब नहीं देंगी। हालांकि चुनाव आयोग के पास बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है और शायद इसीलिए इस नेता जो है इस तरीके के बयानबाजी कर देती है, लेकिन जब चुनाव आयोग सख्त होगा तो उनके पास और भी कुछ इस तरीके से विधायकी ताकतें हैं जिसकी वजह से सरकार को परेशान या कैंडिडेट को परेशान जो है किया जा सकता है। लेकिन
फिलहाल हम इसमें चर्चा करेंगे और ये बात जानना चाहेंगे आपसे दयाशंकर जी कि क्या मुस्लिम वोट को बंटने का डर जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार कर रही है, क्या आपको लगता है कि इस चौथे चरण में मुस्लिम वोट को एकजुट करने में आप सफल हो पाए हैं, या मुस्लिम वोट अभी भी, जैसा कि पीरजादा शरीफ की जो पार्टी है वहाँ के लोग जो है सक्रिय हैं, अभी जो 44 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर पीरजादा का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव माना जाता है, तो क्या कोई बात हुई आपसे उस बात को लेकर के आप इतना आश्वस्त हैं, या ममता बनर्जी जो है केवल डर के कारण ऐसा कह रही हैं? दयाशंकर जी। दीदी के साथ है, दीदी को अपनी बेटी मानती है, दीदी मानती है। इस प्रकार से एक जिम्मेदार पर्सन की तरह प्रधानमंत्री महोदय ने ऐसे जैसे रोड छाप लड़के होते हैं, दीदी उन्हीं को बोला जाता है जो अपनी बहन अपने से बड़ी होती है। दयाशंकर जी, 2 चुनाव में वो दीदी थी, अब तीसरे चुनाव में वो बेटी हो गई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा उसी पे मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल, मैं आऊंगा इसके पास, लेकिन पहले आपको रोकना चाहूंगा, आपको बंगाल वापस ले जाना चाहता हूँ। वहां पर जेपी नड्डा जी का, लोगों में मुकेश जी जेपी नड्डा जी का एक रोड शो आ रहा है, पहले उनको देख लेते हैं, कुछ संबोधन कर रहे हैं, उसके बाद वापस हम इस पे आएंगे। महिलाओं का हुआ है तो ममता जी के राज में 10 सालों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा, एसिड अटैक सबसे ज्यादा, रेप केस सबसे ज्यादा। बोलो, ऐसा बंगाल देखना चाहते हो क्या? बंगाल देखना चाहते हो? अगर नहीं देखना चाहते हो तो कमल खिलाना होगा और 200 पार पहुंचाना होगा। इसके लिए मित्रों, जाल छोड़ के देखो, मैंने नहीं बोला है, ये आप लोगों ने बोला है, ये बंगाल की जनता ने। हमने तो आपसे पूछा है, जवाब तो बंगाल की जनता दे रही है। मित्रों, ऐसी सरकार को घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? बैठाना है कि नहीं बैठाना है? और बीजेपी की सरकार लानी है कि नहीं लानी है? लानी है कि नहीं लानी है? कमल खिलाना है कि नहीं खिलाना है? युवाओं को रोजगार देना है कि नहीं देना है? महिलाओं को सम्मान देना है कि नहीं देना है? विकास करना है कि नहीं करना है? यहाँ पर फैक्ट्रियां लगे, इसका आयोजन करना है कि नहीं करना है? यहाँ सड़कें अच्छी बने, इसकी आयोजन करना है कि नहीं करना है? अगर करना है तो कमल खिलाना है, राधा कानपुर विधानसभा में भेजना है, संदीप नंदी को भेजना है। बोलो, करोगे ना? करोगे ना? मैं अजय जी को बता रहा हूँ, आज दोनों सीटें जिताएंगे, यहाँ वर्धमान में सभी सीटों को जिताएंगे। मैं फिर से आऊंगा और आपका धन्यवाद करूंगा। ये आपको रोड शो में इतना साथ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा परमिशन यहीं तक का था, हम लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करते हैं और हम किसी को लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने देते भी नहीं है, ये ध्यान में रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाओ, फिर मैं आऊंगा, आप लोगों से मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। तो वर्धमान में जेपी नड्डा संबोधित कर रहे थे और चूंकि प्रचार का वक्त खत्म हो रहा था, शाम हो रहा था, इसलिए उन्होंने बाकी चीज़ें भी कही, लेकिन एक चीज़ जो कही दयाशंकर जी, आप भी सुन रहे होंगे, आपसे मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले तो दीदी और बेटी के बारे में जो बता रहे थे कि 2 चुनाव में दीदी थी, तीसरे चुनाव में बेटी कैसे हो गई, वो बेटी बनकर के क्यों वोट मांग रही है, और उसके बाद जेपी नड्डा जी ने जो सवाल उठाए उस सवाल पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले जो बात आप शुरू आपने किया था उसे पूरा कर लीजिए। देखिए, दीदी बंगाल में ही जन्म ली है, इसलिए बेटी भी है और लोग उन्हें दीदी भी कहते हैं, ये तो इससे स्पष्ट हो जाता है। रही बात अभी नड्डा जी जो कह रहे थे कि रोजगार देंगे, तो पहले तो पूरे भारत में जहाँ जहाँ उनकी सरकार रोजगार देंगे ये बात तो नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा रेप, सबसे ज्यादा एसिड अटैक, तो सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति हिंसा ये बंगाल में हो रहा है, और अगर आपको इससे मुक्ति चाहिए तो बीजेपी को वोट दीजिए। अधिकतम सांसद जो है, रेपिस्ट जो है, इन्हीं के पार्टी में आते हैं, और यहाँ तक कि
ठीक है कुछ वो बात तो, बेटियों का लाशें रात में लेकिन जला ये दी तो आंकड़े जाती है। बताते हैं ना, और कुछ नेशनल के क्राइम परिवार, ब्यूरो के मैं भी आंकड़े तो ये बता रहा बताते हूँ, हैं कुछ ना। के परिवार का भी वो अंतिम परिवार तक उस बेटी का समाप्त हो जाता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पाता। तो अच्छा होता कि पहले उन स्टेटों में जाए, इनकी सरकारें चल रही है, वहाँ पे कार्रवाई करें। रोजगार की बात कर रहे हैं तो बिहार में भी वहां अगर जो वहां पिछले अगर चुनाव कार्रवाई में नहीं वादा करेंगे किए तो क्या थे, देश की आप जनता, अपने यहाँ यही चीज होने देंगे? ये तो आप वही चीज कह रहे हैं जो पहले हम लोग अपना क्या, जनता अस्वस्थ है। इसलिए देखिए, झूठ बोलने वालों को बार बार जिस तरह से नड्डा जी के नहीं, रैली तो आपके में हिसाब भीड़ से नहीं होती नेशनल है। अभी क्राइम ब्यूरो जो है वो झूठ बोल रहा है। नहीं दयाशंकर जी, नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है मुकेश एनसीबी जी, की जो पूरी बात रिपोर्ट हो है जाने वो झूठ बोल दीजिए, रही कम से है। कम मेरी भी बात पूरी हो जाने दीजिए। अभी नड्डा जी की 2 रैलियों में वो नहीं गए, भीड़ नहीं जुटी, तो इसकी टीवी पे कभी तो चर्चा नहीं होती ये है आपने नहीं कि देखा, नड्डा ये जी में आपको भीड़ दिख नहीं रही थी, इसीलिए तो मैंने दिखाया आपको। अरे इसको छोड़िए, जो फ्लॉप है, नहीं, अब नहीं, तो ये जान फ्लॉप रहे हैं कि हम कैसे, दो आप जगह, गजब बात कह रहे इससे हैं पहले दयाशंकर वाले जी, जो आप नड्डा जी 2 आंखों की देखी रैलियों में पर भी नहीं आप यकीन गए, नहीं कर रहे। तो पूरी फ्लॉप जनता वाले देखी, पूरी फ्लॉप वाली जनता ने रैलियों पे भी देखा है, जो चर्चा सभी होती तो दर्शक बहुत जो खुशी आपको अभी होती, सुन रहे हैं और भीड़ वो जुटाने से दर्शक भी जनता देखे। साफ हो जाती तो बहुत ही अच्छा होता। और देखिए, रोजगार देने की बात, जो झूठा रोजगार की वादा कर रहे थे, तो बिहार में अभी चुनाव में वादा किए थे, वहां पे तो लड़के धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां के विधायकों के बुरी तरह से जो सहयोग कर रहे थे बेरोजगारी के खिलाफ, नौजवानों को रोजगार दिलाने की बात कर रहे थे, दयाशंकर जी, बात कितने बंगाल बुरी की तरह से होती है वहां तो के आप कभी विधायकों को उत्तर पीटा प्रदेश गया, चले युवाओं जाते के हैं, ऊपर कभी बिहार लाठीचार्ज चले किया गया। जाते हैं, कभी आप बंगाल में रहते नहीं, आप बंगाल की बात हो मुकेश रही है, जी, उदाहरण की बात बंगाल कीजिए ना। से ही तो है। वो आप वादा कर रहे हैं, कहीं भी भारत भर में कोई काम किए हैं, रोजगार किए हैं, लोगों के लिए कुछ भी किए हैं, लोगों के सहयोग किए हैं, चलो सूर्य उस प्रकाश बात जी, को आप बताएंगे दयाशंकर कि जी, कौन सूर्य सा प्रकाश जी आधार जवाब क्या देंगे वोट बीजेपी मांगेंगे? के। सूर्य हम प्रकाश चले जी गए जवाब दिल्ली, दीजिए। बता दिए कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, कैसे कोई प्रूफ तो देंगे आप? सूर्य प्रकाश किसी जी, भी स्टेट का आप वर्णन तो करिए। जैसे भारत को मुक्त जब बनाए थे, आकर ठीक है गुजरात का दयाशंकर जी, मैं आपने गुजरात बोल का दिया, मॉडल आप एक बार दूंगा, मौका और दीजिए, आप आए एक थे गुजरात से, गुजरात ठीक का है, आपकी बात आकर आंकड़ा कि मैं गुजरात सवाल हो गया तो जवाब भी ले लीजिए, संगाली जवाब बना ले दिए, लीजिए आप, दयाशंकर जी जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। अरे भाई, मैं तो बता रहा हूँ, उसी तरह तो 60 सालों में देश की जनता को लूटा है, ठीक है, आपने कह दिया ना, सूर्य प्रकाश जी जवाब दे रहे हैं आपका। आपने जो सवाल खड़े किए हैं सूर्य प्रकाश जी जवाब कृपया देंगे। करके आप तो यहाँ कानून व्यवस्था ठीक कीजिए मुकेश जी, ये तो बिल्कुल आपके हाथ में है। दयाशंकर जी मुकेश जी, एक यहाँ की बार व्यवस्था तो आपके हाथ में है, बंगाल में कानून व्यवस्था इनके हाथ में है, लेकिन यहाँ तो आपके हाथ में है, यहाँ की तो व्यवस्था ठीक कीजिए आप मुकेश जी। चलिए आप बोलिए, अपनी बात बोलिए। देखिए मुकेश जी, आपने कुछ प्रश्न इनसे पूछे और वहां पर ये बार बार कभी कहीं भाग जाते। देखिए, बंगाल के अंदर स्थिति आज ये है कि पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस डरी हुई है, सहमी हुई है। इनको पता है कि 2 मई और दीदी गई। इस समय 91 सीटों पे जो 3 चरणों में मतदान हुआ है, उनमें से हम 63 से ये हम नहीं कह रही है, ये इनके प्रशांत किशोर जी और टीएमसी का खुद का इंटरनल सर्वे कह रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी फ्रस्ट्रेशन में आप देखिए कि हमारे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी के काफिले पे इन्होंने हमला किया। इन्होंने कोशिश की कि हमारे केंद्रीय मंत्री को छोटे आए। साथ ही साथ, एक मिनट, मैं आपके समय में नहीं बोला मुकेश जी, दयाशंकर जी बोल लेने दीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगा। दीजिए। अरे भैया, यहाँ तो बोलने दो, वहाँ तो आप मारपीट करते हो। अरे भाई, हम लोग चलाते हो, हमें यहाँ तो बोलने दो भाई, हमें यहाँ तो बोलने दो। 2 मई दयाशंकर जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ मैं आपके पास दयाशंकर जी। हम लोग क्यों मारपीट करेंगे? हिसाब होगा, एक गोली का हिसाब होगा, हर गोलाबाजी का हिसाब होगा, हर गुंडागर्दी का हिसाब होगा, याद रखना। तो मैं जो कहना चाहता हूँ आपको मुकेश जी, कि कितनी अच्छी बात आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय जेपी नड्डा जी ने जो बोली कि आज के समय में बंगाल के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग चरम सीमा पर है। बंगाल की जो गरीब बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। साथ ही साथ बंगाल में बेरोजगारी चरम पर है, गुंडागर्दी, टोलाबाजी, ये सब चरम पर है, और इस सब चीजों का बंगाल की जनता देख रही है। यही कारण है कि आज दीदी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और मुसलमानों को कहा है कि कृपया करके अपना वोट ना बदलने दें। इसके ऊपर दीदी को चुनाव आयोग ने आपका नोटिस दिया। दीदी बार बार ईवीएम पे सवाल उठा रही हैं, दीदी बार बार सुरक्षा बलों पे सवाल उठा रही हैं। ये इनको कितना नहीं पता, ये 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, कि जिस समय में केंद्रीय सुरक्षा बल चुनावी ड्यूटी में होते हैं तो वहां पर वो चुनाव आयोग के अंडर में होते हैं, ना कि गृह मंत्रालय के अंदर। तो मेरा ऐसा मानना है
कि इस समय में जो दीदी की फ्रस्ट्रेशन है, जो तृणमूल कांग्रेस के पूरे कॉर्डर की फ्रस्ट्रेशन है, वो यही है कि इस समय इनके हाथ से सत्ता जा रही है। बंगाल की जनता जाग चुकी है, बंगाल का हिंदू जाग चुका है, इसलिए दीदी खुले मंच से बोल रही है कि मुसलमानों एक हो जाओ। अरे भैया, क्या सिर्फ मुसलमानों के बलबूते पर बंगाल में सत्ता में आई थी क्या? इसीलिए आप लोगों ने 10 साल तक मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई। शरणार्थियों को जो क्या कहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, उनको अपने फर्जी आधार कार्ड दिए, फर्जी पैन कार्ड दिए, फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाए, उनको वहां पर सरकारी सुविधाओं में फायदा दिलवाया। और जो बंगाल का मूल निवासी है, जो आप देखिए अपना मतवा समुदाय हो गया, सूर्यप्रकाश जी, उसको एक शरणार्थी की तरह वो बेचारा पड़ा हुआ है। सूर्यप्रकाश जी, ध्यान नहीं दिया इन लोगों ने। सूर्यप्रकाश जी, एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को एकजुट होने की बात ममता जी कह रही हैं। अगर मान लीजिए उनकी बात मान लेती हैं तो ये जो 44 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं चौथे चरण में, करीब 40 से 45% मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम वोट है, आबादी नहीं वोट है यहाँ पे। तो क्या आपको लगता है कि अगर ममता की बात मान ली गई तो आपके लिए तो एक भी सीट जीतना इस चरण में जो है मुश्किल हो जाएगा? मुकेश भाई, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि 44 में से हम लोग इस बार भी 25 सीटें कम से कम इसमें जीत रहे हैं। आप 44% मुसलमानों की बात करते हैं, 55% मुस्लिम कितने मुस्लिम आपको वोट दे रहे हैं? कितने मुस्लिम आपको वोट दे रहे हैं? मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, राष्ट्र भक्त मुस्लिम हमारे साथ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कान में जिस प्रकार से एक मुस्लिम नवयुवक ये कह रहा था कि मैं आपके साथ हूं, मैं राष्ट्र निर्माण के साथ हूं, मैं सोनार बांग्ला के साथ हूं। और ये बात कानों में क्यों कह रहे थे? ये बात कान में क्यों कह रहे थे कि मैं आपके साथ हूं? ये बात तो खुले मन से भी बोल सकते थे ना। कान में छुपा के बोलने की क्या जरूरत थी? अरे मुकेश जी, जिस बंगाल के अंदर सत्ताधारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरक्षित ना हो, जिस बंगाल के अंदर केंद्रीय मंत्री सुरक्षित ना हो, जिस बंगाल में हर चुनाव में हर बूथ पर एक लाश निकल के आ रही हो भाजपा कार्यकर्ताओं की, तो वोटर तो डरेगा ही ना। लेकिन वहां पर जब बटन दबाने जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कमल दबाकर सोनार बांग्ला का निर्माण करने जा रहे हैं। दयाशंकर जी ये कह रहे हैं कि कान में कह रहे हैं कि वोट हम देंगे। आपको क्या लगता है, क्या कह रहे हैं? सूर्यप्रकाश जी ने सुना है, मैंने तो नहीं सुना है, लेकिन सभी लोग अपने अपने चश्मे से और अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। वो तस्वीर काफी वायरल हो रही है जिसमें एक मुस्लिम युवक जो है वो बात कर रहा है, कानों में कुछ बता रहा है मोदी जी के। ये तस्वीर भी आप हमारे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। दयाशंकर जी। देखिए मुकेश जी, जब बात में थोड़ा भी सत्यता होता है तो बात करने में अच्छा लगता है। इन लोगों की बात में कोई दम दिलासा होता नहीं है कि जिस आधार पे बात किया गया। 85 साल की शोभा मजूमदार के हत्यारे हमें बोलेंगे कि हम झूठे हैं। भैया झूठे हो तभी दूसरों को भी झूठा बोलते हो। भाषाजीवी लोग, हताशा निराशा के लोग, भाषणजीवी लोगों की बात में कोई दम रहता तो उसका आदमी जवाब देता है। अब ये अनाप शनाप पहले ही अभी दयाशंकर जी, जिसे आप भाषणजीवी कह रहे हैं, उन्होंने 18 सीटें जीती हैं लोकसभा में बंगाल की। अरे वो मुकेश जी, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। मुकेश जी, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूँ। 22,000 करोड़ का हम लोग कोलकाता डेवलपमेंट फंड जनरेट कर रहे हैं, जनता का दोहन करने से वोट नहीं मिलता है। ठीक है, मैं बात करेंगे, लेकिन दयाशंकर जी मेरा सवाल कुछ और था। दयाशंकर जी मेरा सवाल कुछ और था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर पे चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है, सूर्यप्रकाश जी आपकी बात हो गई। मैं सूर्यप्रकाश जी आपकी बात हो गई। दयाशंकर जी से सवाल है, इससे जनता वोट नहीं देती है। दयाशंकर जी मेरा सवाल कुछ और था। 45 करोड़ रुपए महीना जो आपके युवराज सूर्यप्रकाश जी टोलाबाजी से, वो कहाँ से निकलवाते थे पैसा? वो बंगाल के गरीब आदमी का पैसा है जो लूटते हो तुम। अरे चोरों, तुम लोग बंगाल को चोरी का अड्डा बना रखा है। आ गया है 8 करोड़ 7,000 करोड़ का जवाब दीजिए, समय आ गया है। सूर्यप्रकाश जी और में राफेल का मामला जो है तिवारी जी बताइए। दयाशंकर सिंह जी आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, ये अभी राष्ट्रवादी किसको कहते हैं? इनको वोट देने वाले राष्ट्रवादी है, और जो इनको वोट नहीं देते वो क्या है ये बताएं। आज देश की जनता को बताइए, जिन स्टेटों में इनकी सरकारें नहीं है, क्या वो क्या है? राष्ट्रवादी लोग नहीं है?
ये बताएं, अभी कहते हैं कि वो राष्ट्रवादी लोग कान में बात करते हैं, तो इनको वोट नहीं देता, वो राष्ट्रवादी है कि नहीं? आज ये चैनल पे पूरे भारत की बताइए बताइए सूर्य प्रकाश जी, जो ये लोग क्या इनको जो वोट जो मुस्लिम आपको वोट नहीं देते, क्या वो राष्ट्रवादी नहीं है? तो आप बार बार कौन सा ये सब अनाज की बातें ये लोग करते हैं? कहाँ से पकड़ते हैं जनता इनको? लुटेरे हैं आप लोग, तोलाबाज हैं आप लोग, डकैतों और उन लोगों से हम लोग बात नहीं करते हैं। राफेल में और सुरक्षा व्यवस्था में कमीशन खोरों से बात हम लोग नहीं करते हैं। राफेल की बात को तो कंपनी जो थी दसाल से उन्होंने क्लियर कर दिया, फिर बार बार आप लेकर के एक ही चीज पे चले आते हैं। उसका उस पे इतनी चर्चा हो गई, इतनी फजीहत हो गई कांग्रेस की, विपक्षी पार्टियों की, फिर भी आप लोग घूम फिर के उसी पे आते हैं। लड्डू बनाने, पेड़ा बनाने वाले को काम दयाशंकर जी जो सवाल था उसका जवाब नहीं दिया आपने। बात रहे कहे कि जो कान में बात करेगा वो राष्ट्रवादी होगा, क्या है? और जनता जो इनको वोट नहीं देती वो राष्ट्रवादी नहीं है भाई? जब आपके राज्य में एक केंद्रीय मंत्री सुरक्षित नहीं है, आपके अरे भाई तुम्हारी वहाँ पे भाई पार्टी का अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है, आयुष का वहाँ पे सिस्टम है, वो आपके इस सिस्टम में काम कर रहे हैं लोग, जिनको इच्छा कर रही है नोटिस भेज रहे हैं, और विपक्ष के लोग अगर आपकी शिकायत कर रहे हैं उस पर कार्रवाई। हमारे पास समय की कमी है, हम दोनों मेहमानों से माफी मांगना चाहेंगे। हमारे पास समय की कमी है, आप दोनों को रोकना पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले अभिषेक बनर्जी पे आज एक मानहानि का मुकदमा अभिषेक बनर्जी ने किया है बीजेपी के प्रत्याशी पे। उनके वकील का क्या कहना है वो सुनेंगे, और उसके बाद जो है हम आप सभी मेहमानों को अभी आपको छोड़े जाते हैं उन वकील साहब ने क्या कहा उसके साथ। और अभी फिलहाल सत्ता के संग्राम में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार। चरण में 10 तारीख को मतदान होगा। बात किया जाए सप्तग्राम, जहां पर भी 10 तारीख को मतदान होगा, वहां पर राजनीति गरमा गई है। गरमाई इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं सांसद अभिषेक बनर्जी, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि उनकी वो छवि खराब कर रहे हैं। क्या पूरा मामला है? बीजेपी की तरफ से मानहानि का केस भी दायर किया गया है। जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुशांत सेन गुप्ता जी, उनसे बात करेंगे। सर, क्या पूरा मामला है ये बताइए पहले आप। देखिए, चुनाव तो हो रहा है, 3 दफ़ा चुनाव हो गया है, अभी 4थे दफ़ा का चुनाव आने वाला, कल होने वाला है 10 तारीख को। इस दौरान 8 तारीख प्रचार खत्म हो गए, 7 तारीख को हर एक दल जैसे जैसे लोकतांत्रिक उपाय से अपना अपना प्रचार कर रहे थे, उसी हिसाब से बसबड़िया में तृणमूल कांग्रेस एक सभा का आयोजन किया। उसमें ममता जी, माननीय मुख्यमंत्री, उसका भतीजा मिस्टर अभिषेक बनर्जी उन्होंने आया था। उन्होंने अपने वक्तव्य रखने के दौरान उन्होंने हमारे जो प्रत्याशी है देवव्रत विश्वास, उसका छवि खराब करने का कोशिश किया। तो जाहिर सी बात है कि अभिषेक बनर्जी के बयान के बाद से भारतीय जनता पार्टी नाराज हो गई है, उनको लीगल नोटिस भेज रही है। सुदर्शन न्यूज की टीम की नज़र सप्तग्राम विधानसभा पर रहेगी। कैमरामैन जीतू के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, सप्तग्राम विधानसभा।